Next question is, read the following statements and choose the true option about Echinodermata. तो Echinodermata से रिलेटेड यहाँ पर क्या ट्रू स्टेटमेंट है? Echinodermata जो इनवर्टिब्रेटा ग्रुप है उसका सबसे लास्ट वाला ग्रुप है। इसके अंदर कुछ एडवांस कैरेक्टर भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे जो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स वो साइजोसिलस होते हैं, लेकिन इकाइनोडर्मेटा से आगे जो हेमिकोडेटा है या जो हायर कोडेट्स है वो क्या होते हैं? एंटेरोसिलस होते हैं। साइजोसिलस और एंटेरोसिलस में मेन डिफरेंस क्या है? साइजोसिलस सिलोम जो होती है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनती है, लेकिन जो एंटेरोसिलस सिलोम जो होती है वो आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरोन, गट की जो आउट पॉकेटिंग होती है उससे फॉर्म होती है। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर हमें पता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स हैं वो बहुत कम प्रेजेंट रहेंगे, मतलब बहुत पुअरली इसमें डेवलप्ड इसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। लाइक इसमें नर्वस सिस्टम नहीं रहेगा इतना ज़्यादा अच्छे से, इसका सेंसरी सिस्टम इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा, और वर्क तो करेगा लेकिन इसका सेंसरी सिस्टम इतना एडवांस टाइप का नहीं होगा, और इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना अच्छे से नहीं डेवलप होगा। तो इसका जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, उसी के अंदर सारी इसकी एक्टिविटीज होती है। तो अभी ऑप्शंस देखें तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म से एंटेरोसिलम ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर एंटेरोसिलम प्रेजेंट रहती है। और इकाइनोडर्म से आर ड्यूटेरोस्टोम ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं जिनका जो ब्लास्टोपोर है वो क्या बनाएगा? एनस बनाएगा। इसमें ब्लास्टोपोर फॉर्म द एनस। इसके अपोजिट होता है प्रोटोस्टॉम्स जिसके अंदर ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है। इन इकाइनोडर्म्स नर्वस सिस्टम इज विदाउट ब्रेन। यस, इसके अंदर नर्व नेट और नर्व रिंग टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके अंदर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो ये ब्रेन नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। इन इकाइनोडर्म्स पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। इसमें ओसिलाई प्रेजेंट रहते हैं, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ज्यादा एडवांस करेक्टर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इसमें तो चारों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ए बी सी डी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Next question is, in Euglena, when the flagellar beats are repeated over and over again, Euglena start revolving in circle. This is called. तो यूग्लिना की स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल करें तो यूग्लिना की इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जनरली, और इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, और इसके अंदर इस तरह से टू फ्लेजिलम्स होते हैं, लेकिन एक फ्लेजिला बहुत ही लॉन्ग होता है और एक फ्लेजिला इसमें छोटा सा होता है। तो टू फ्लेजिलम इसमें प्रेजेंट रहते हैं और इसमें फ्लेजिलर मूवमेंट होता है जनरली। तो यूग्लिना के अंदर जो फ्लेजिलर मूवमेंट होता है, तो फ्लेजिला रिपीटेडली जो बीट करता है कंटिन्यूअसली इन द सेम मैनर, उस उसकी वजह से उस यूग्लिना के अंदर मूवमेंट हो पाता है, लोकोमोशन हो पाता है, और इस सर्कुलर रिवॉल्विंग मूवमेंट को बोला जाता है गायरेशन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गायरेशन। मेटाक्रोनल रिदम की बात करें तो मेटाक्रोनल रिदम जो होता है ये कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया इन वेव्स। तो सीलिया की जो बीटिंग होती है उसको बोला जाता है मेटाक्रोनल रिदम। और तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? सीलिया की रिपीटेड बीटिंग होती है जिसको बोला जाता है मेटाक्रोनल रिदम। स्वार्मिंग क्या होता है? जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जैसे स्वार्म करते हैं एक साथ, कोई कलेक्टिव और ग्रुप ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्लेजिलम। तो काफी सारे जो कलेक्टिव और ग्रुप मूवमेंट होता है फ्लेजिला का, ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है, इंडिविजुअल का मूवमेंट नहीं है ये। तो इसको बोला जाता है स्वार्मिंग। एंड मेटाबॉलिक मूवमेंट क्या होता है? जैसे कि यूग्लिनर मूवमेंट भी बोला जाता है इसको, यूग्लिनोइड मूवमेंट भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो मेटाबॉलिक मूवमेंट मतलब कि सेल जो होती है, सेल के शेप में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और उसकी वजह से वो मूवमेंट हो पाएगा, मेटाबॉलिक मूवमेंट। तो इसमें कोई फ्लेजिला का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो फ्लेजिलर जो मूवमेंट होता है रिपीटेडली बीटिंग फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है गायरेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछ लिया जाए कि स्वार्मिंग मूवमेंट क्या है या मेटाक्रोनल रिदम क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सीलिया के थ्रू होता है रिपीटेड मूवमेंट, उसको मेटाक्रोनल रिदम बोला जाता है। Next question is, which of the following is not an amphibian character of Semoria?
तो सिमोरिया एक काफी फेमस फॉसिल है। इसको सेम रेप्टाइल भी बोला जाता है। इसके अंदर एम्फीबिया और रेप्टाइल्स दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ इसमें एम्फीबियंस कैरेक्टर्स होंगे और कुछ इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर होंगे। मतलब एम्फीबिया से जो रेप्टाइल्स फॉर्म होने का जो ट्रांजिशन था, उसके अंदर ये सेमोरिया प्रेजेंट है और ये एक फॉसिल फॉर्म है। तो सेमेरिया के अंदर इसमें सेमोरिया के अंदर इसमें क्या पूछा गया है कि नॉट एन एम्फीबियन कैरेक्टर। तो एम्फीबियन कैरेक्टर कौन सा नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो एम्फीबियन कैरेक्टर्स की बात करें सेमोरिया के अंदर, तो इसमें जो स्कल होता है इसका थोड़ा सा रिड्यूस्ड और फ्लेट टाइप का होता है। फ्लेट और रिड्यूस्ड ओसिफिकेशन होता है, उसके अंदर कुछ बोन्स जो है उसमें इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से इसको जो एम्फीबियंस जैसे करेक्टर्स होते हैं, जो क्योंकि एम्फीबियन में जनरली क्या होता है कि जो उसका स्कल फ्लेट होगा और उसके अंदर जो बोन्स होगी वो भी थोड़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो रिब्स होती है वो भी सेक्रल, वन पेयर ऑफ सेक्रल रिब्स प्रेजेंट रहती है एम्फीबिया के अंदर, जबकि रेप्टाइल्स के अंदर टू पेयर्स ऑफ सेक्रल रिब्स प्रेजेंट रहती है। सेक्रल वर्टिब्री क्या होती है, जो हम देखते हैं जैसे हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सर्वाइकल, थोरेक्स, लंबर और कॉक्सल और सेक्रल, ऐसे वर्टिब्रीज अलग अलग टाइप की वर्टिब्रीज प्रेजेंट रहती है। तो उसके अंदर जो सेक्रल वर्टिब्री होती है लास्ट वाली, वो क्या होती है, इसमें एम्फीबियंस में वन पेयर होती है, जबकि जो रेप्टाइल्स है उसके अंदर टू पेयर प्रेजेंट रहती है। और इसी तरह से बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के अंदर भी देख लेते हैं, सेक्रल जो वर्टिब्री होती है वो कोडल और लंबर के साथ में फ्यूज होकर सिंसेक्रम बनाती है बर्ड्स के अंदर। और जबकि मैमल्स के अंदर 3 to 5 सेक्रल वर्टिब्री फ्यूज होकर एक सेक्रम, एक ही सेक्रम बनाती है, लेकिन वो काफी सारी वर्टिब्री से फ्यूज होकर मिलकर बनती है। तो इसमें क्या होगा, जैसे सेक्रल वर्टिब्री के अंदर डिफरेंस है, प्लस उसके जो स्कल और ओसिफिकेशन में भी डिफरेंस है। और इसके अलावा पेल्विक गर्डल अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम बाय सेक्रल वर्टिब्री। तो ये भी एक एम्फीबियन कैरेक्टर है, क्योंकि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स दोनों के अंदर भी क्या होता है कि जो पेल्विक गर्डल है उसके साथ में ये सेक्रल वर्टिब्री अटैच्ड रहती है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेमोरिया में जो एम्फीबियन लाइक कैरेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो सिंगल सेक्रल वर्टिब्रा है वो अटैच्ड रहती है, एम्फीबियंस वो अटैच्ड रहती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में। जबकि रेप्टाइल्स के अंदर क्या होगा, टू सेक्रल वर्टिब्रा हिप बोन के साथ में अटैच्ड रहेगी, पेल्विक गर्डल के साथ में अटैच्ड रहेगी, जबकि एम्फीबियंस में सिंगल सेक्रल वर्टिब्रा हिप बोन या फिर पेल्विक गर्डल के साथ में अटैच्ड रहेगी। ये जो सेक्रल वर्टिब्रा है ये हिप बोन या पेल्विक गर्डल के साथ अटैच्ड होके जो जब वॉकिंग करते हैं या जंप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो जो बॉडी का जो वेट होता है उसको बैलेंस करने का भी काम करते हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है हिप बोन या पेल्विक गर्डल के साथ में। जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारे कैरेक्टर्स इसमें एम्फीबिया के जैसे हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शंस देखें तो स्कल इज फ्लेट विद रिड्यूस्ड ओसिफिकेशन, ये बिल्कुल एम्फीबियन कैरेक्टर है। वन पेयर ऑफ सेक्रल रिब्स आर प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। pelvic girdle attached to vertebral column by sacral vertebrae, ये भी करेक्ट है। neck is short so the pectoral girdle lies close behind skull, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एम्फीबियन कैरेक्टर नहीं है, ये एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है। क्योंकि जो एम्फीबिया जो सेमूरिया है उसके अंदर एक डिस्टिंक्ट नेक रीजन प्रेजेंट रहता है, जो एक रेप्टिलियन फीचर होता है, जिसकी वजह से उसका जो हेड का जो मूवमेंट है वो फ्रीली मूवमेंट हो पाता है। लेकिन एम्फीबियंस में ऐसा नहीं होता है। स्नेक के अंदर, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर हम देखते हैं कि उसका जो स्नेक का जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो पाता है। तो इस वजह से ये जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें नेक इज शॉर्ट सो द पेक्टोरल गर्डल लाइज क्लोज बिहाइंड स्कल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये करेक्टर किसका है, एम्फीबियन लाइक करेक्टर नहीं है, ये रेप्टिलियन करेक्टर है। इस वजह से ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि नॉट एन एम्फीबियन करेक्टर, तो यही एम्फीबियन करेक्टर नहीं है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए सिंपलेस्ट क्वेश्चन। टेक्सोनॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जिसको क्लास कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है और उसकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, मीन्स असाइनिंग द करेक्ट साइंटिफिक नेम्स अकॉर्डिंग टू
ICZN, और जो एनिमल्स है उसके लिए ICZN, एंड जो प्लांट्स है उसके लिए ICBN। तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक करेक्ट नाम असाइन किया जाता है। देन क्लासिफिकेशन, जिसमें उसको हायरार्कियल ग्रुप्स के अंदर उसको अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये सारी स्टडीज की जाती है टेक्सोनोमी के अंदर। आइडेंटिफिकेशन भी होता है, नोमेनक्लेचर भी होता है, एंड क्लासिफिकेशन भी होता है। तो यहाँ पर ABC, all are the correct. Next question is, which among the following includes ray finned fishes? तो ray finned fishes कौन कौन सी है इसमें से? एक्टिनोप्टेरिजिस, सिलेची, होलोसिफिलाई एंड सार्कोप्टेरिजिस। तो फिश का जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो जो फाइलम कोर्डेटा है उसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर सुपर क्लास आती है पाइसिस, और पाइसिस के अंदर अब अलग अलग टाइप की फिश होगी, जिसको ब्रॉडली इसको एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा में डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्नेथा के अंदर जो साइक्लोस्टोम्स वगैरह आ जाएगी, जो पेट्रोमाइजोन है, साइक्लोस्टोम्स जिसके अंदर मिक्सिन हेग फिशेस ये आ जाएगी, जिसके अंदर जो प्रेजेंट नहीं था और शक्कर प्रेजेंट रहता है इसकी माउथ पर। नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इसमें आ जाएगी कार्टिलेजिनस, जिसको कॉन्ड्रिक्थिस भी बोला जाता है, और ओस्टिकथिस जो बोनी फिशेस आएगी। इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कार्टिलेजिनस जिसको कॉन्ड्रिक्थिस एंड ओस्टिकथिस के अंदर। तो कार्टिलेजिनस जो कॉन्ड्रिक्थिस है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं सिलेची के अंदर और होलोसिपेलाई के अंदर। तो सिलेची के अंदर तो आ जाएगी सारी शार्क, जितने भी शार्क्स हैं वो सिलेची के अंदर आती है। होलोसिपेलाई के अंदर आ जाएगी काइमेरा वगैरह। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन होता है कार्टिलेजिनस फिश का। फिर बोनी फिश और ऑस्टिकथिस का अगर क्लासिफाई करें तो इसको एक्टिनोप्टेरिजी एंड सार्कोप्टेरिजी में डिवाइड करते हैं। जो एक्टिनोप्टेरिजी है उसके अंदर आती है रे फिन फिशेस, जिनकी जो फिन्स होते हैं उनके अंदर रेज प्रेजेंट रहती हैं। फिन्स जो होते हैं उनको रेज से सपोर्ट मिलता है, रेज सपोर्ट करती हैं। जैसे जो फिशरीज स्पेशलाइजेशन जिसका मास्टर्स में रहा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि रेज किस तरह से प्रेजेंट रहती है, और हम लोग फिश का आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते थे, वो रेस जो है उसको काउंट भी करते थे, और उस काउंट के बेस पे हम आइडिया पता लगाते थे कि कौन सी फिश कौन सी है। मतलब फिश का जो क्लासिक जो जनरल फिश का जो आइडेंटिफिकेशन है वो रेस के नंबर के बेस पर हम लगाते थे। तो एक्टिनोप्टेरिजी जिसके अंदर जो मॉडर्न फिशेस हैं वो आ जाती हैं लेबियो, केटला एंड इसके अलावा लेबियो रोइता, केटला केटला एंड इसके अलावा सालमन। तो ये सारी जो मॉडर्न फिशेज है वो एक्टिनोप्टेरिजी के अंदर आती है, जिसको रे फिन्ड फिशेज भी बोला जाता है। सार्कोप्टेरिजी जो है उसके अंदर आती है लो फिन फिशेज। लो फिन फिशेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो फिन है उनके अंदर एक मस्क्यूलर लोब प्रेजेंट रहता है, और ये टेट्रापोड जो है उसका क्या है, प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर ऑफ टेट्रापोड। क्योंकि जो जैसे जो लंग फिशेज हैं और ये सारी जो डिप्नोई वगैरह है, डिप्नोई जिसके अंदर लंग फिशेज वगैरह आती है, ये सारी सार्कोप्टेरिजी के अंदर आ जाएगी, जिसमें लेटिमेरिया है, लंग फिश है। तो इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अब इसमें क्या पूछा है, रे फिन फिशेज कौन सी है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक्टिनोप्टेरिजी को रे फिन फिशेज बोलते हैं। लो फिन फिशेज पूछ लिया जाए तो सार्कोप्टेरिजी हो जाएगा। सिलेची के अंदर शार्क्स आ जाएगी, और होलोसिफिलाई के अंदर काइमेरा वगैरह आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।